हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। देखिए आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसे में हम हिंदी में किन क्वेश्चंस को पढ़ें ताकि हमारा हिंदी में 100 में 95 प्लस मार्क्स आए। मैंने आपको हिंदी में बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं जो हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। आप लोग सर्च करेंगे 12th हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी व्याकरण के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को, देखिए इसको 6 कर दीजिएगा, 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो 6 टॉपिक है तो कितने क्वेश्चन टोटल होंगे? 18 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए आपके बहुत सारे मार्क्स हिंदी में क्लियर रहते हैं, जैसे आपका जीवन परिचय, कहानी, खंड, काव्य, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, ये सब तो एकदम क्लियर रहते हैं यानी। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो एकदम क्लियर नहीं रहते, वो है हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस। इसमें कोई पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, तो इसका एक ही तरीका है। अगर आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन का आंसर लिखना है, अच्छे से उसका नंबर लाना है, तो एक ही तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है कि हिंदी में हमें 100 में 95 प्लस लेकर आना है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैंने देखा है 2022 2020 इस सबके जो स्टूडेंट थे, कमजोर से कमजोर छात्र भी उन टॉपिक को पढ़कर गए थे जो हमेशा आते हैं, और वो 95 प्लस मार्क लेकर आए हैं। 90, 92, 93 ये हिंदी में आम बात है, तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। आप अपने मेहनत के दम पर ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए वो कौन कौन से टॉपिक होंगे जो हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों को, फिर हम पढ़ेंगे संध विच्छेद, फिर शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और वाक्य संशोधन। इन सभी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 6 टॉपिक हैं, टोटल 18 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसमें क्या करना होता है आप लोग बताइए। देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों में हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं तो मैंने आंसर ऑलरेडी इसका लिख रखा है, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसका आंसर लिखना होगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, देखिए निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए तारे गिनना, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, फिर इसका अर्थ आपको लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग में हमें कैसे करना है, देखिए जो आपका क्वेश्चन है इस वाक्य में आना चाहिए, तो ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए तारे गिनना, तारे गिनना का अर्थ पहले लिखना है रात में नींद ना आना, ठीक है। अब देखिए वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे परीक्षा परिणाम के इंतजार में सोनू रात भर तारे गिनता रहा। तो देखिए तारे यहाँ पर गिनना ये इस वाक्य में आ चुका है, यानी कि ये वाक्य प्रयोग सही हो गया है। अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो आप भी रात को जब सोएंगे तो आप तारे गिनेंगे, आपको नींद ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रिजल्ट कैसा आएगा इसका सबको इंतजार होता है। जिस दिन रिजल्ट आने वाला होगा ना, उसके एक दिन पहले आपको नींद ही नहीं आएगी कि यार कल क्या होगा, क्या मैं 80 प्लस लेकर आऊंगा, क्या मेरा कम नंबर आएगा, ठीक है। एक बेचैनी सी रहती है सभी स्टूडेंट के अंदर, सिर्फ सोनू भैया ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जब रिजल्ट आएगा तो थोड़ा उनके अंदर नर्वसनेस रहेगा, ठीक है। तो तारे गिनना इसका अर्थ होगा रात में नींद ना आना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे परीक्षा परिणाम के इंतजार में सोनू रात भर तारे गिनता रहा, ठीक है, यानी कि वो रात भर तारे गिनता रहा, उसे नींद नहीं आई, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए कि आपको भी नींद ना आए, अभी तैयारी कर लीजिए, टॉपर बन जाइए, नींद तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंस रहेंगे कि हाँ मैंने लिखा है, मुझे तो नंबर अच्छा मिलेगा ही, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
द सेकंड वन इज क्या है, देखिए बेड़ियां कट जाना, ठीक है, बेड़ियां कट जाना, इसका मतलब क्या होगा, जैसे जेल में जब बेड़ियां लगती है जो कैदी होते हैं, तो बेड़ियां कट जाना इसका मतलब होता है स्वतंत्रता प्राप्त होना, ठीक है, बेड़ियां कट जाना इसका मतलब होता है स्वतंत्रता प्राप्त होना, फ्री हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग देखिए, इसका वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, देखेंगे 15 अगस्त 1947 को देशवासियों की वर्षों पुरानी दास्तां की बेड़ियां कट गई। देखिए हमारा जो भारत देश है ये 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को देशवासियों की वर्षों पुरानी दास्तां की बेड़ियां कट गई, यानी कि जो वर्षों पुरानी दास्तां थी हमारे देशवासियों की, हमारे इंडियंस की, कि हम लोग आजाद होंगे, हम लोग स्वतंत्र होंगे, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकेंगे, तो 15 अगस्त सन 1947 को आखिर वो दिन आ गया जो हमारे लिए एक गोल्डन डे है, एक स्वर्णिम दिन इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो रेड लेटर डे, तो देखिए 15 अगस्त 1947 को देशवासियों की वर्षों पुरानी दास्तां की बेड़ियां कट गई, तो बेड़ियां कट जाना इस वाक्य में आ चुका है, दैट्स द राइट, ये बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रस्सी जल गई बल नहीं गया। अब देखिए ये लोकोक्ति है, मुहावरा थोड़ा छोटा होता है, लोकोक्तियां थोड़ी अजीब होती हैं, जो हमारे गांव में भी देखने को मिलती है, गांव में जो रहते हैं उनको ये सब सुनने को मिलेगा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया भैया, मतलब समझे, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इसका मतलब होगा अहित होने पर भी घमंड समाप्त नहीं हुआ, यानी कि वो टूट चुका है फिर भी उसका घमंड समाप्त नहीं हुआ है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वाक्य प्रयोग देखिए, हेडिंग डालेंगे, वाक्य प्रयोग लिखेंगे, मंत्री जी को सजा होने पर भी उन्होंने दूसरों पर रोब झाड़ना नहीं छोड़ा, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। देखिए मंत्री जी हैं, उनको सजा होने पर भी उन्होंने दूसरों पर रोब झाड़ना नहीं छोड़ा, ठीक है, को सजा हो गई फिर भी वो दूसरों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। देखिए रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, आखिर वो जेल जा रहे हैं लेकिन अपना बल दिखा कर जाएंगे, देख कितना पावरफुल हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका होगा वाक्य प्रयोग, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं बताते जा रहा हूं, इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, सिर्फ देखना नहीं कि आप देख कर चले गए काम खत्म, इस कान से सुना इससे निकाल दिया, फायदा क्या है। देखिए आपको फुल बेनिफिट लेना है तो ध्यान से पैसेंस के साथ समझना होगा। इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें भी कुछ नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर के आते हैं। इसमें क्या होगा, आपको एक वाक्य दिया रहेगा, एक वर्ड दिया रहेगा, उसका संधि विच्छेद जो सही वाला है उसको चूज करके लिखना होगा। जैसे देखिए मदनोत्सव का संधि विच्छेद है, मदनोत्सव रहना चाहिए, ठीक है, मदनोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। आपके पास काखा गाघा 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है काखा गाघा ही रहे, ABCD भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो रहेंगे, जो सही होगा उससे आपको लेना देना है, बाकी छोड़िए काखा गाघा से हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो का है मदनोधन तस्वा, खा है मदन धन उत्सवा, खा है गा है मद धन उत्सवा, गा है मदनोधन उत्सवा। तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं जो खूब घूमे टहले हैं, जो तैयारी अच्छे से नहीं किए हैं, वो क्या करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन वो टिक कर देंगे, वो कहेंगे अरे सर जी गा वाला सही है, देखिए मद और नोत्सवा को जोड़ दीजिए, मदनोत्सवा हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मदन धन उत्सवा। देखिए इसमें आ और ऊ मिलकर ओ का निर्माण करेंगे, देखिए मदन में आ छिपा है और यहां पर ऊ हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे, तो इसमें खा वाला ऑप्शन राइट होगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो कहेंगे सर गा है, आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो यहां तक वीडियो देखते हुए चले आए इसका मतलब वो पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते वो आगे ही छोड़कर भाग गए होंगे। कितने लोग देख रहे हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड देखिए पवित्रम का संधि विच्छेद है, पवित्रम का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए। तो का है पौधन इत्रम, खा है पौधन इत्रम, गा है पोधन इत्रम, घा है पाधन वित्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, पोधन इत्रम। इसमें ओ ई मिलकर ई बनाएंगे, ठीक है, तो पवित्रम का सही संधि विच्छेद होगा पोधन इत्रम, ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया, धीरे धीरे समझिए, आप लोग इसको नोट कीजिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, फुल आपका जो माइंड है वो सीधा कॉन्सेंट्रेशन इसी वीडियो पर होना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं आपका मन कहीं अलग लगा है, भैया टहलने जाना था यार, क्रिकेट खेलने जाना था, ये सब मत सोचिए। जब भी कोई भी काम कीजिए फुल पैशंस के साथ कीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं,
थर्ड क्वेश्चन देखिए, गविनी, गविनी ही का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, काधन गोधन इनी, खा है गाधन विनी, गा है गाधन इनी, घा है गौधन इनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है, गोधन इनी, ये गविनी का सही संधि विच्छेद होगा। ओ ई मिलकर वी बनाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कौन सा सही करेंगे, जिनकी अच्छे से तैयारी नहीं हुई, वो कहेंगे खा वाला सजी सही है, गा विनी को जोड़ दीजिए, बस हो गया काम, ठीक है। हमें जोड़ना ही तो है, प्लस लगा हुआ है बीच में, जोड़ देंगे। तो ये वो वाला प्लस नहीं, 1 + 1 = 2, ये दूसरा प्लस है, ठीक है, धन। तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब क्या होता है, दो शब्दों का जोड़ा, ठीक है। मतलब दो शब्द आपको दिए रहेंगे, उसका सही अर्थ आपको बताना होगा, बस हो गया शब्द युग्म, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे देखिए अगम आगम, अगम आगम, इसका सही अर्थ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, तो इसका सही अर्थ आप लोग बताइए, ठीक है। तो देखिए का है दुर्गम और अज्ञात, खा है कठिन और अप्राप्य, गा है दुर्गम और प्राप्य, घा है अगम्य और असंभव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, दुर्गम और प्राप्य। देखिए अगम का मतलब होता है दुर्गम, आगम का मतलब होता है प्राप्य, जो प्राप्त करने के योग्य हो, ठीक है। तो फर्स्ट का गा वाला ऑप्शन राइट होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा, बस हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। तो फर्स्ट का गा वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। देखिए धरा और धारा, इसको तो सभी को पता है, धरा और धारा का सही अर्थ क्या होगा, तो पृथ्वी और पानी का प्रवाह। देखिए धरा का मतलब होता है पृथ्वी, जो हमारी धरती है उसको धरा भी बोलते हैं, पृथ्वी भी बोलते हैं, ठीक है, धरती भी बोलते हैं। और धारा का मतलब होता है पानी का प्रवाह, तो ये का वाला ऑप्शन राइट होगा, बिना सोचे समझे टिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप समझ गए सही आंसर तो आप लिख लेंगे, ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप बहुत आसानी से लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है हमारा अमूल्य अमूल, इसका अर्थ क्या होगा, अमूल्य और अमूल, इसका अर्थ बताइए। देखिए का है मूल रहित और दूध, खा है मूल्य रहित और जड़ रहित, गा है मूल्य रहित और मूलभूत, घा है अधिक मूल्य वाला और मूर्ख, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मूल्य रहित और जड़ रहित, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अमूल्य और अमूल, इसका सही आंसर होगा मूल्य रहित और जड़ रहित, ठीक है। तो खा वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर होगा क्या, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है कि इसका खा वाला सही होगा कि घा वाला सही होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको बता लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सर्च कीजिए, खुद को खर्च कीजिए, तभी आपको लोग गूगल पर सर्च करेंगे, ठीक है, समझ में आया। खुद को खर्च करेंगे तभी लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, आप लोग बताइएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 4 नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा। पर्यायवाची शब्द का मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई नाम होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनेकार्थी शब्द, समझ में आया। जैसे हम लोग जब थोड़े छोटे थे तो पर्यायवाची शब्द बोलते थे, जैसे देखिए नाग, नाग को और हम किन नामों से जानते हैं, देखिए नाग को हम सर्प भी कहते हैं, सर्प, ठीक है, हाथी, हाथी, नागेश्वर, ठीक है, नागेश्वर। तो इसको हम कई नाम से जानते हैं, नाग को आप चाहे नागेश्वर कहिए, चाहे सर्प कहिए, चाहे हाथी कहिए, ठीक है, सब सेम है। तो एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, यानी कि अनेकार्थी शब्द, ठीक है, सिनोनिम्स आपने पढ़ा होगा। दूसरा देखिए नाग, नाग को भी हम कई नामों से जानते हैं, जैसे नासिका हो गया, नासिका, स्वर्ण हो गया, स्वर्ण का मतलब क्या होता है, स्वर्ण भी हो जाएगा, ठीक है। और नाक को हम सम्मान कह सकते हैं, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार मेरी नाक न कट जाए, ऐसा काम कर रहा है, तो नाक को हम सम्मान भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोग सुना होगा आप लोगों ने कि इसने तो मेरा नाक कटा दिया, यानी कि इसने मेरे सम्मान को नष्ट कर दिया, जो मेरी इज्जत थी, जो मेरा सम्मान था, उसको इसने बेइज्जती कर दिया, बेइज्जत कर दिया, ठीक है। तो ये नाक को हम सम्मान भी कहते हैं, इसके कई नाम है, ठीक है। ऐसे निशाचर, निशाचर को हम देखिए उल्लू कह सकते हैं, उल्लू,
राक्षस, ठीक है, इन सब नामों से हम इसको जानते हैं। तो 3 मैंने आपको बता दिया है, तीनों को ध्यान रखिएगा। नाग को हम सर्प, हाथी, नागेश्वर कह सकते हैं। नाग को नासिका, स्वर्ण, सम्मान कह सकते हैं। निशाचर को उल्लू और राक्षस के नाम से जानते हैं। बस हो गया, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल से हैं, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 5 नंबर टॉपिक। हम 6 टॉपिक टोटल देखेंगे, 5 टॉपिक देखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन करना है। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसको जानते होंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुका हूं। ये कोई नया वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है, तो आज का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि और ज्यादा क्वेश्चन, जितना ज्यादा आप पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना अच्छी तैयारी आपकी होगी, उतना अच्छा परसेंटेज इंक्रीज होगा आपका। ठीक है, तो देखिए जो मापा ना जा सके, इसको मापा कर दीजिएगा, भाषा नहीं रहेगा। जो मापा ना जा सके उसे हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? उसे एक शब्द में हम बोलते हैं अपरमेय, अपरमेय। ठीक है, जो मापा ना जा सके उसे एक शब्द में बोलेंगे हम अपरमेय, जो मापा ना जा सके। ठीक है, तो आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द चूज करके इसमें लिखना होता है। तो जो मापा ना जा सके वो अपरमेय होगा। दूसरा देखिए, जिसे सहन ना किया जा सके। कभी कभी क्या होता है, जब लोग बीमार होते हैं तो उनको सहन करने की उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, जिसे सहन ना किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? असहनीय। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये असहनीय दर्द है, जिसको सहन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो असहनीय, जिसे सहन ना किया जा सके उसे एक वर्ड में बोलेंगे असहनीय। ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा है। तो इन सब को नोट करते हुए चलिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, यानी कि जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके। दूसरा, जिसका वर्णन ना किया जा सके। 2 प्रकार से ये क्वेश्चंस आते हैं। तो उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? जिसका वर्णन ही ना किया जा सके उसे हम लोग कहेंगे अवर्णनीय, अवर्णनीय। ठीक है, और जिसका वर्णन किया जा सके उसे हम लोग कहेंगे वर्णनीय। ठीक है, तो जिसका वर्णन ना किया जा सके वो अवर्णनीय होगा। ठीक है, बोल कर देखिए, बोल लेते हैं आप लोग, बोल लेंगे। ठीक है, तो अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और ज्यादा टाइम भी आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम इज मनी और टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है, जैसे टाइम इज मनी भी होता है, टाइम इज नंबर, मतलब टाइम जो है, जितना ज्यादा टाइम आप खुद को देंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आगे देखिए, लास्ट टॉपिक हम देखेंगे अब। ठीक है, लास्ट टॉपिक है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब क्या होता है? वाक्य आपको दिया रहेगा, उसमें छोटी छोटी गलतियां रहेंगी, उसको सही कीजिए, उसको संशोधित कीजिए, वही है वाक्य संशोधन। ठीक है, वाक्यों में जो गलती है उसको सही करके लिखिए, बस हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गलती आप सही करके लिख लेंगे। आप इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सिंटैक्स। सिंटैक्स आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, वही हिंदी में होगा वाक्य संशोधन। ठीक है, देखिए, डालों में पक्षी बैठा है। देखिए, डालों में पक्षी बैठा है, ये गलत है। ठीक है, डालों में कैसे बैठ सकता है? जैसे आपसे कहा जाए छत में पक्षी बैठा, तो छत में बैठेगा या छत पर बैठेगा? तो डालों पर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डालों पर, डालों पर पक्षी बैठे हैं लिखेंगे। ठीक है, बैठा है नहीं, बैठे हैं। अब ये सही होगा, ये बिल्कुल सही होगा। तो यही सब गलतियां होती हैं जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं और बाद में वो पछताते हैं। तो ये गलत होगा, ये वाला सही होगा। तो डालों पर पक्षी बैठे हैं, बस सही होगा। तो थोड़ी थोड़ी गलतियां, छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, सही कर लिया नंबर मिल गया, नहीं सही कर पाएंगे रह जाएंगे वैसे। ठीक है, दूसरा देखिए, सोहन राम से मंगलवार के दिन मिलेगा। सोहन राम से मंगलवार के दिन मिलेगा। देखिए, मंगलवार, सोमवार, बुधवार कुछ भी हो, उसके साथ हम दिन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है मंगलवार तो खुद में दिन है, उसके साथ दिन लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं सोहन राम से मंगलवार को मिलेगा, के दिन हटा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सोहन राम से मंगलवार को
मिलेगा। ठीक है, तो सोहन राम से मंगलवार को मिलेगा। ठीक है, हो गया। तो मंगलवार के दिन लिखने की जरूरत नहीं है, राम से मंगलवार को मिलेगा, बस सही है। ठीक है, तो के दिन मत लगाइएगा, अगर सोमवार होता तब भी हम वही करते। ठीक है, ऐसे आ सकता है, मंगलवार की जगह पर सोमवार आ जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है मंगलवार को मिलेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा देखिए क्या है हमारा, आजकल इन गांवों पर सर्पों का प्रकोप है, यानी कि जो गांव है उसमें सर्पों का प्रकोप है, सांप बहुत ज्यादा है, सांप के द्वारा बहुत ज्यादा प्रकोप फैला है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो लिखेंगे आजकल इन गांवों पर, आजकल इन गांवों पर, इन गांवों पर सर्पों का प्रकोप नहीं लिखेंगे, सर्प कुपित है लिखेंगे। ठीक है, सर्प कुपित है। तो आजकल इन गांवों पर सर्प कुपित है, यानी कि सर्प का प्रकोप है। ऊपर क्या था, आजकल इन गांवों पर सर्पों का प्रकोप है। प्रकोप का मतलब क्या, देखिए प्रकोप का मतलब बहुत ज्यादा फैले हैं, तो सर्प जो है बहुत ज्यादा होंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे आजकल इन गांवों पर सर्प कुपित है, यानी कि बहुत ज्यादा सर्प इन गांवों में है। सर्प का मतलब सांप। ठीक है, समझ में आ गया, ये टॉपिक भी समझ में आ गया। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। इस वीडियो में हमने पढ़ा 12th हिंदी व्याकरण के टोटल कितने क्वेश्चन को, टोटल 6 टॉपिक थे, 3 क्वेश्चन हमने एक टॉपिक का पढ़ा, टोटल 18 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में पढ़ लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये 18 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे, लगातार प्रैक्टिस बनता जाएगा, तो आपका परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो इसी लाइन के साथ फिनिश होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।